अरे गांव वालों, क्या तुम लोगों को उस माया का खौफ नहीं? आज अमावस्या है, वो जरूर निकलेगी। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हुए हो? कोई आफत आने वाली है क्या? अरे थोड़ी धीरज रखो सरकार। क्या तुम लोग भूल गए 1 साल पहले इस गांव में क्या कुछ घटा था? क्या तुम सब में उस घटना का जरा भी खौफ नहीं है? अरे मालिक, क्यों आप दुखती रग पर हाथ रख रहे हो? जो बीत गया उसे याद करके क्या मतलब है? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों ने जो उसके साथ किया, वो उसका बदला लेने जरूर आएगी। ओह अच्छा, तो तुम उस डायन की बात कर रहे हो जिसे गांव वालों ने पीपल के झाड़ से लटका कर जला दिया था? हाँ विनोद बाबू, तुम एकदम ठीक पकड़े। मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तुम उस बीती हुई बात का जिक्र क्यों कर रहे हो? उस डायन की कहानी तो वहीं खत्म हो गई जब गांव वालों ने उसे जला दिया। लेकिन क्या तुम्हें इसके बाद का वो भयानक वाकया याद है, जब उस डायन ने ये श्राप देते हुए कहा था कि वो जरूर आएगी? इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि जिन लोगों ने उस डायन को जलते हुए देख लिया था, वो फिर दोबारा कभी भी अपनी खुली आंखों से देखने लायक नहीं बचे थे। उस डायन की मौत देखने वाले हर शख्स की आंखों की रोशनी चली गई थी। अरे बाबा, लेकिन उन बातों को आज 1 साल बाद दोबारा दोहराने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं तुम सबको और गांव वालों को वो वाकया दोबारा याद दिला रहा हूँ, क्योंकि उस डायन का दिखना इस गांव में फिर से शुरू हो चुका है। परसों रात बद्री के घर से उसका 9 महीने का बच्चा गायब हो गया, और पिछली रात कोई उसी बच्चे को बद्री की छत पर ही छोड़ गया। जांचने पर पता चला कि वो बच्चा मर चुका था और उसके पूरे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। अरे तुम कहना क्या चाहते हो काशी? क्या तुम इसका इशारा उसी डायन की तरफ तो नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल वही इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि बीते 2-3 हफ्तों से छोटे बच्चे फिर से गायब होने लगे हैं। ऐसे में उस डायन पर शक किया जा सकता है। लेकिन जब गांव वालों ने उस डायन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, तो फिर वो डायन दोबारा कैसे आएगी? प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी बात ही सच हो, क्योंकि अगर मेरा मानना सही निकला, तब इस बार गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहता हुआ काशी अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके दूसरे साथी भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। पिछले 1 महीने में उस गांव से कई बच्चे गायब हुए हैं, जो एक भयंकर खतरे का संकेत है। काशी उस गांव का सबसे विद्वान शख्स था, और वो जो भी कहता था वो 100% सच हो ही जाता था। इस बार उसका पूरा शक उस डायन की तरफ था, जिसे पिछले साल गांव वालों ने जलाकर मार डाला था। पिछले साल भी उस डायन का अंदाजा सबसे पहले काशी को ही हुआ था, और उसकी साजिश के तहत ही गांव वालों ने उस कल्कि डायन को मार डाला था, जो गांव के छोटे बच्चों को अगवा करके उनके खून से नहाती और जवान मर्दों को अपने मुंह में फंसाकर उनके साथ संभोग करती और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती। ऐसा करके वो पूरे गांव को शमशान बना देना चाहती थी। लेकिन काशी ने गांव वालों को कल्कि और उसके अड्डे की जानकारी दी, जिससे तंत्र साधना में लीन होते वक्त गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जला डाला। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गया या रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, सिवाय एक काशी को छोड़कर। कल्कि डायन की एक खास बात थी
कि वो पूरे साल में सिर्फ 3 महीने के लिए ही अपने तहखाने से निकलती थी और अपने शिकार की तलाश करती थी। वो 3 महीने का दौर अब शुरू हो चुका था। क्या इस बार भी काशी का शक सही साबित होगा या कहानी इससे भी भयंकर रूप लेगी? ये हम आगे जानेंगे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। काशी किसी गहरी सोच में खोया अपने खाट पर लेटा था। किसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी शायद। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और इसके साथ ही काशी के भी सोच का बांध यहीं टूट जाता है। काशी अंदर से ही आवाज लगाता है, कौन है इस वक्त? जाने क्या आफत आ गई। तभी बाहर से एक आवाज आती है, अरे काशी भाई, हम हैं दूध वाले अजय। काशी का दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ा था। वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के साथ ही काशी पूरे सिर से पैर तक कांपने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। काशी हड़बड़ाते और घबराते हुए बोला, तुम कल्कि? लेकिन तुम यहाँ? हाँ, मैं वही हूँ जो तू सोच रहा है। मैं कल्कि हूँ और अपना मकसद पूरा करने आई हूँ जो बीते साल अधूरा रह गया था, और साथ ही साथ मुझे मेरी जुड़वा बहन का बदला भी तो लेना है। बहन? इसका मतलब हमने जिसे कल्कि डायन समझकर मारा वो तुम नहीं, तुम्हारी हम शक्ल और लिबास में तुम्हारी जुड़वा बहन थी। हाँ, जिसे तुमने कल्कि समझकर मारा वो मेरी जुड़वा बहन थी। तुम निर्दयी लोग हमारे कुटिया के पास पहुंचकर हमें मार देने वाले हो, इसका अंदाजा हमें पहले ही हो चुका था। लेकिन गांव वाले मूर्ख लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है, और बस इसी बात का पूरा फायदा मैंने और मेरी बहन ने उठाया। मेरी बहन अब तक एक ताकतवर डायन बनी नहीं थी, इसी वजह से वो तुम लोगों के लिए एक कम खतरा थी। मैंने मेरी बहन से वादा किया था उसके मरने के बाद मैं अपनी काली विद्याओं की शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दूंगी। अफसोस मैं नहीं कर पाई, और आज ठीक 1 साल बाद बरसात की पहली बूंद गिरते ही मैं इस गांव में लौट आई, और अगले 3 महीने में इस गांव को मैं पूरी तरह खंडर बना दूंगी। उस डायन की आप बीती सुनने के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और वो डायन उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अब जब तू मेरी असलियत जान चुका है तो तेरा जिंदा रहना मेरी साजिश के लिए खतरा बन सकता है। और वैसे भी बीते साल तूने ही गांव वालों को हमारे खिलाफ उकसाया था ना, और तेरी वजह से ही मैंने अपनी बहन खोई है। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आज ही गांव छोड़कर चला जाऊंगा। तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? तेरे गांव छोड़ने से मुझे सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि तुझे दुनिया छोड़नी होगी। काशी उस डायन से जिंदगी की भीख मांगने लगा, लेकिन उस डायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में अपने नुकीले नाखूनों को उसके सीने के पार कर दिया और उसके जिस्म से उसका दिल निकाल लिया। अगली सुबह गांव वालों को उस पीपल के पेड़ पर काशी की लाश लटकती मिली,
ठीक उसी तरह जिस तरह गांव वालों ने कल्कि की बहन को उस पेड़ से लटकाया था। इस दृश्य को खुली आंखों से देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन काशी की मौत से गांव वालों को एक बड़े खतरे का संकेत मिल चुका था। गांव वाले इस किस्से पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। अरे किशन बाबू, काशी भाई की हालत देखकर तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। अब हम गांव वालों को भी बड़े सावधानी से रहना होगा, वरना न जाने उस डायन का अगला शिकार कौन होगा। इस घटना को बीते 10 दिन गुजर चुके थे और आज 11वीं रात थी। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल की खन खन हुई, जिससे कुछ लोगों की नींद खुली, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। जागे हुए लोग बिस्तर पकड़कर भगवान का नाम जप रहे थे और वहीं जिसके घर का दरवाजा खुला छूटा था, कल्कि उस घर में दाखिल होकर वहां मौजूद सभी को जान से मार देती और फिर बड़े सुकून से उनका खून पीने लगती। अगले दिन गांव के खेतों में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जिससे बहुत से किसान ने आत्महत्या कर ली, तो कुछ ने गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव वालों को पीने का पानी मिलने वाला एकमात्र वो कुआं भी अंदर से जहरीला हो गया। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। गर्भवती महिलाओं के बच्चे पेट में ही मर गए। गांव वालों ने इस दर्दनाक घटना का पूरा जिम्मेदार उसी डायन को ठहराया और सब ने ये मान लिया कि उनके गांव को जरूर किसी की हाय लगी है। यही सोचकर एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गया और आज इस खौफनाक किस्से को 11 साल गुजर जाने के बाद भी अगर कोई भूला भटका गलती से उस गांव में जाने की हिमाकत करता है, तब उसे गांव के प्रवेश मोड़ पर काशी की आत्मा दिखाई देती है, जो उन्हें अंदर जाने से रोकती है। लेकिन जो काशी की बातों को नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाता है, वो कभी दोबारा लौटकर नहीं आता और उसी गांव के भूत या वातावरण में कहीं भटकता रह जाता है। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सोते थे। उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। 6 साल का शुभम अपने दादाजी के साथ घर के बरामदे पर सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो नींद से जाग उठा। उसे अपने से करीब 20 मीटर की दूरी पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिख रही थी। उस औरत के बाल सिर से पांव तक थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरा था। शुभम कुछ देर तक उस औरत को यूं ही अजीब तरीके से देखता रहा, पर फिर वो औरत शुभम को अपने पास आने का इशारा करने लगी। शुभम भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी वो औरत शुभम के चेहरे को छूती है और फिर उसे लिए कहीं बहती हवाओं के बीच गायब हो जाती है। अगली सुबह दादाजी अपने पास शुभम को नहीं पाते हैं, तो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घर वालों से भी शुभम के बारे में पूछते हैं, लेकिन घर वाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करने लगते हैं। अरे ओ किशन बाबू, तुमने कहीं शुभम को देखा है? अरे कमाल करते हैं बाबूजी आप ही के साथ तो वो हर रात सोता है और आप हमसे ही सवाल कर रहे हैं। पता नहीं शुभम कहां चला गया।
अब कहाँ ढूंढूं उसे? दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वो एकदम से भागते हुए बरामदे पर आते हैं, जहां उन्हें शुभम का चप्पल यूं ही पड़ा मिलता है। उसे देखते ही दादाजी चिल्लाने लगते हैं, हे राम, हमारे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई। मैंने पहले ही मना किया था, छोटे बच्चों को बरामदे पर मत सोने के लिए भेजो, पर इस बूढ़े आदमी की बात कौन सुनता है? तभी वहां किसान भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? शुभम गायब नहीं हुआ, बल्कि वो बांझ चुड़ैल हमारे शुभम को अपने साथ ले गई है। अरे क्या बाबूजी, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो और रहोगे। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि वो बांझ चुड़ैल वापस इस गांव में लौट आई है, अपना 27 साल पुराना बदला पूरा करने। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे और भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं। वो सब मिलकर शुभम को पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि शुभम गांव में नहीं खोया है, बल्कि उसे उस कलमुही ने अपने सुरंग में छिपा रखा होगा। तुम सबको वहां जाना चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, मुझे लगता है बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा शुभम सच में किसी चुड़ैल डायन के पास हो। अरे क्या सरिता, तुम भी बाबूजी की बातों में आ गई? हम लोग अपना वक्त बस जाया करेंगे। जी कोशिश करने में क्या जाता है? मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने बच्चे के खातिर एक बार हमें दादाजी की बताई हुई जगह पर चलकर देखना चाहिए। फिर सभी लोग दादाजी की बताई हुई जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और आखिरकार वो लोग एक सुरंग के पास जाकर रुकते हैं। गांव के कुछ और जानकार भी उनके साथ थे। इस सुरंग को खोदना चालू करो। इसे तब तक खोदते रहो जब तक इसके नीचे से खून की बूंदें और चीखें ना सुनाई पड़ने लगे। बाबूजी, मुझे लगता है सच में आप बुढ़ापे में सठिया चुके हो। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सब करने से कुछ नहीं होने वाला? इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को खोजें। किसान, चुपचाप इन्हें अपना काम करने दो। बीच में दखलंदाजी किए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। दादाजी की डांट के बाद कुछ समय के लिए किशन शांत होकर तमाशा देखता है। तांत्रिक ठीक उसके बगल में खड़े होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गया था। किशन का गुस्सा और परिस्थितियों का बिगड़ना दोनों समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। किशन एकदम से चिढ़ गया और बोला, अब अगर आप लोगों को इस बकवास में शामिल होना है तो होइए। मैं अब अकेला ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल रहा हूं। इतना बोलता हुआ किशन वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसके पैर जमीन से चिपक गए, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ठीक उसी वक्त खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक बच्चे की चीख सुनाई पड़ने लगी और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखने लगे। गौर से सुनो इस आवाज को। तांत्रिक, तुम अपनी प्रक्रिया को तेज कर दो। जो शख्स खुदाई कर रहा था वो कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा, लेकिन तभी उसे किसी हाथ ने एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया, जिससे एक झटके में वो पाताल के भीतर समा गया। ठहरो सभी, सब इस गड्ढे से दूर हटो। तांत्रिक कुछ गंगा जल की बूंदें उस खुदाई स्थान पर छिड़कता है, जिससे उस जगह का शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे उस गड्ढे के करीब जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बीजें होती हैं। वो जैसे ही उन बीजों को उस जमीन पर छिड़कते हैं, तभी जमीन के नीचे से एक बच्चे की लाश ऊपर आ जाती है और चेहरे पर से मिट्टी हटाने के बाद उन्हें दिखता है कि ये तो
उन्हीं का शुभम है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? सभी रोने लगते हैं, शुभम की मौत का मातम मनाने लगते हैं। तभी तांत्रिक उन सबको शांत करते हुए कहते हैं, देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी घोर साधना में लीन होने जा रहा हूं। आप सब कुछ समय के लिए शोर ना मचाएं। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का उपयोग शुरू करते हैं। कुछ देर के भीतर एक औरत सामने प्रकट होती है। तो तू थी वो जिसने ये खेल रचा है। अब बता, शुभम कहाँ है? तूने उसका क्या किया है? मैंने तो उसे कब का मार दिया और उसकी आत्मा को परलोक भेज दिया। बहुत मजा आता था ना गाँव वालों, मेरे बांझ होने का मजाक बनाने में। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन तूने हमारे बच्चे को क्यों छीना? उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा उसने नहीं, बल्कि तूने था बूढ़े। याद है 27 साल पहले जब तूने पूरे गांव में मुझे अशुद्ध और एक चरित्रहीन औरत घोषित कर दिया था और मेरे बांझपन का मजाक बनाया था। आखिर मैं विवश होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन मैं फिर गांव लौट आई एक भयानक चुड़ैल बनकर। लेकिन उस बार भी तूने मुझे अपने मकसद में सफल होने नहीं दिया। अंजाम तेरे सामने है। अरे, अगर बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती। मेरा पोता तो बेचारा बेकसूर था। बदला तो मैं तुझसे ही लेने आई थी। मेरे मरने के अगले दिन सबसे पहले मैं तेरे ही लड़के को उठाने आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। लेकिन आज मेरा मकसद कामयाब हो गया। इतना कहते हुए वो चुड़ैल हवाओं में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट कर शुभम की लाश पर रोने लगा। इसी के साथ कहानी का यही अंत होता है। सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स
और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पढ़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तां नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान के जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी, जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए।
जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से 2 नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे, ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता।